बच्चों, आज हम विषय E308 पावर सिस्टम थर्ड शक्ति प्रणाली तृतीय के अंतर्गत जो हमारा अध्याय संख्या 6 चल रहा है, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल यानी वोल्टेज और अक्रियाशील शक्ति का नियंत्रण, ये जो हमारा अध्याय संख्या 6 चल रहा है उसमें टॉपिक संख्या 6.9 प्रॉब्लम्स विद सीरीज कैपेसिटर, यदि सीरीज कैपेसिटर्स हम लगाते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, या दूसरे अर्थों में हम यही कह सकते हैं कि उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज कैपेसिटर्स लगाने के। जैसा आपने पूर्व में भी बताया गया है इसी अध्याय में कि सीरीज और शंट कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंट्रोल के लिए। आज हम टॉपिक संख्या 6.9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें सीरीज कैपेसिटर लगाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं या सीरीज कैपेसिटर लगाने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है फेरो रेजोनेंस की समस्या आती है। फेरो रेजोनेंस यानी हिंदी में कहते हैं लोह अनुनाद की स्थिति आती है। तो ये क्या होता है, जब कोई लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर होता है या नो लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर होता है और उसको किसी सीरीज कैपेसिटर द्वारा कंपनसेटेड लाइन से एनर्जाइज किया जाता है। कोई भी ट्रांसफार्मर जो लो लोड पे या नो लोड पे है, यानी कम भार है या भारहीनता की अवस्था है, और उसे एक सीरीज कैपेसिटर से कंपनसेटेड लाइन से सक्रिय किया जाता है, उसे एनर्जाइज किया जाता है, तो हाई इनरश करंट उत्पन्न होती है। ये श्रेणी धारित्र और ट्रांसफार्मर का प्रेरकत्व, इन दोनों के मिलने से अनुनाद की स्थिति इसमें क्रिएट होती है। तो ये जो अनुनाद होता है, ये अनडैम्प्ड धारा के कारण अनुनाद होता है। इससे बचने के लिए बहुत सारे हमें एडिशनल चीज़ें लगानी पड़ती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो MOV यानी मेटल ऑक्साइड वेरिएटर, या दूसरा है बाईपास स्विच, या और उपयुक्त नियंत्रण करने की जो विधियां हैं उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सामान्यतः ये समस्या आती है जब कोई ट्रांसफार्मर नो लोड पे या बहुत ही कम लोड पे काम कर रहा है, तो उस समय जब इसको हम सीरीज कैपेसिटर वाली लाइन से एनर्जाइज करते हैं तो ये इस तरह से फेरो रेजोनेंस की समस्या इसमें आती है। दूसरी समस्या आती है सब सिंक्रोनस रेजोनेंस यानी उप तुल्यकारी अनुनाद। जो तुल्यकारी मशीनें होती हैं, जैसे अल्टरनेटर्स होते हैं या सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं, उसमें उसको जब हम सीरीज कैपेसिटर से आरंभ करते हैं तो रोटर या तो लॉक हो जाता है या उसकी गति पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। दोनों स्थितियां हो जाती हैं। कई बार तो वो रोटर ही लॉक हो जाता है, ये तो बिल्कुल एडवर्स स्थिति हो गई। लेकिन कई बार उसकी जो रेटेड स्पीड है, जो आपको पता होगा कि जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं वो या तो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी या वो चलती ही नहीं है। तो जनरली इनकी स्पीड जो रेटेड स्पीड है उससे या तो कम स्पीड हो जाती है या इसका रोटर ही बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो इस मशीन की चाल पे ही जो प्रभाव पड़ता है, ये धारित्र और परिपथ का जो प्रेरकत्व है इसके कारण प्रोड्यूस होता है। इसे ही उपतुल्यकालिक अनुनाद या सब सिंक्रोनस रेजोनेंस कहते हैं। ये
तुल्यकालिक अनुनाद की स्थिति यही होती है। तो ये मशीन की चाल पे ये प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जो अनुनाद की आवृत्ति है वो स्थिर क्षतिपूरक के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी जो कंपनसेटर है उस कंपनसेटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कई स्थानों पर अल्टरनेटर के साथ सब सिंक्रोनस रिलेज भी लगाई जाती है, इस जिससे कि इस स्थिति से बचा जा सके। तो ये दूसरी तरह की समस्या है जो सीरीज कैपेसिटर्स के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा है हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। हंटिंग क्या होती है कि जब हम स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं, स्विचिंग प्रचालन करते हैं, तो भार में परिवर्तन या उत्तेजन के कारण, जो एक्साइटेशन के कारण हंटिंग की समस्या उसमें उत्पन्न होती है। कम भारित जो मशीन्स हैं जैसे पंप्स हुए, कंप्रेसर्स हुए, इसके लिए सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर प्रयोग में लाते हैं और उसमें कभी भी सीरीज कैपेसिटर को संयोजित नहीं करना चाहिए, ना तो इंडक्शन मोटर में ना सिंक्रोनस मोटर में। ख़ास तौर से वो मशीन्स जो कम लोड के लिए लगाई जा रही हैं, उससे वोल्टेज में फ्लिकर की स्थिति आती है और ये इस तरह की एक समस्या इसमें उत्पन्न होती है। तो हंटिंग की समस्या, मोटर के रोटर का रुक रुक के चलना, अटक अटक के चलना, ये जो समस्या है ये भी सीरीज कैपेसिटर्स के कारण उत्पन्न होती है। चौथी समस्या जो है इसमें वो है सेल्फ एक्साइटेशन इन इंडक्शन मोटर। जब कोई धारित्र वाली लाइन के द्वारा, जो ऐसी लाइन जिसमें सीरीज कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके द्वारा जब सप्लाई की जाती है तो मोटर सामान्य आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, यानी जितनी आवृत्ति सामान्य थी उससे कम आवृत्ति पर इंडक्शन जनरेटर की तरह से कार्य करने लगती है। यानी मोटर, कोई सी इंडक्शन मोटर को जब हम किसी सीरीज कैपेसिटर की लाइन के द्वारा एनर्जाइज करेंगे, उसको सप्लाई उस लाइन के द्वारा देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो वो मोटर है वो कम फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्शन जनरेटर की तरह से कार्य करेगी। और कम धारा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि उसका रोटर ऑसिलेट करने लगता है। उसका रोटर जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर दोलन करने का काम करने लगता है, ऑसिलेशन करने का काम करता है। तो इस तरह की स्थितियाँ खासतौर से सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स में होती हैं और ये सब स्थिति भी सीरीज कैपेसिटर्स के कारण उत्पन्न होती है। पांचवी समस्या जो इसमें आती है वो आती है हाई रिकवरी वोल्टेज की। यानी कोई सीरीज कंपनसेटर है के कारण जो परपथ वियोजक हैं या सर्किट ब्रेकर्स हैं, उनके संपर्क में उच्च रिकवरी वोल्टेज, हाई रिकवरी वोल्टेज उत्पन्न होता है और ये हाई रिकवरी वोल्टेज कई बार उस मशीन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो आज हमने ये देखा कि सीरीज कैपेसिटर्स के लगाने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। मैं उसको वापस से समराइज, इनके टॉपिक्स को समराइज कर देता हूँ जिससे कि आपको इसमें सुविधा रहेगी। एक तो फेरो रेजोनेंस की समस्या होती है, लोह अनुनाद। दूसरा होता है सब सिंक्रोनस रेजोनेंस या उप तुल्यकारी अनुनाद। तीसरा होता है हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। जो सिंक्रोनस मशीन है उनमें हंटिंग की समस्या आती है, यानी उसका जो रोटर है वो अटक अटक के चलना शुरू करता है। चौथी समस्या जो इसमें आती है वो इंडक्शन मोटर के सेल्फ एक्साइटेशन की समस्या होती है। सेल्फ एक्साइटेशन की समस्या होने के कारण उसका रोटर जो है वो
ऑसिलेट करने लगता है। उसी प्रकार से एक जो पांचवी समस्या है वो हाई रिकवरी वोल्टेज की समस्या होती है। तो जब भी हम सीरीज़ कैपेसिटर लगाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं। ये हमारा टॉपिक संख्या 6.9 कंप्लीट हुआ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।